आप लोग का 10 सवाल आप लोग का रहेगा हिस्ट्री से, 10 भूगोल से, 10 राजनीति शास्त्र से, 10 आप लोग रहेगा अर्थशास्त्र से। चलिए सभी को देखते हैं फटाफट से। आप लोग कल के एग्जाम के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पहले जितने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं सभी को देख लेना और शेयर दबा के करना सभी दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, हर एक ग्रुप पे शेयर करना सभी को अच्छा वीडियोस मिल सके और पढ़ाई अच्छे से कर पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते, देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल है और आपको कितना आता है, कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मेरा पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आई। तो दोस्तों ये हुई थी फ्रांस की क्रांति से। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई ना तो यूरोप में इतने सारे अलग अलग देश थे, सभी में क्रांति की भावना जग गई। जो भी गुलाम थे किसी का, अब तो हम आजाद करके हो गए रहेंगे। फ्रांस में क्रांति हो गया, फ्रांस आजाद हो गया तो हम भी होके रहेंगे। ठीक है, मतलब फ्रांस तो उस वक्त दोस्तों जो बुर्बो वंश का शासन था, फ्रांस की क्रांति के द्वारा उसको गद्दे से उतार कर फेंक दिया गया था। नेपोलियन ने अपना आधिपत्य जमाया था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था, तो दोस्तों वहां पर कैसा शासन था, किस प्रकार का, तो राजतंत्र और निरंकुश। राज में कौन सा वंश का, तो बुर्बो वंश का, याद रखिएगा। निरंकुश शासन बिल्कुल मतलब कोई अंकुश ही नहीं था उस पर। उसका जो मन चाहेगा वो करेगा, जनता चाहे जिए मरे भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं होने पड़ता था। ठीक है, कौन, बुर्बो। बुर्बो मतलब बिल्कुल बर्बरता पूर्वक उसका शासन था, जनता से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था भाई उसको। अगला सवाल है 1789 फ्रांस की क्रांति समय किनका शासन था। 1789 जब दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, तो किनका शासन था उस वक्त, तो ये हुआ था लुई 16वां का शासन था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में किसका शासन था, लुई 16वां। मतलब बुर्बो राजवंश के थे और कौन थे, लुई 16वां थे। ओके, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तभी बोला मैंने फ्रांस में। बस्तिल किले का पतन कब हुआ मेरे भाई, तो 1789। याद रखना, बस्तिल किले का पतन हुआ था 1789 में। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, सामूहिक पहचान। जितने सारे लोग हैं सभी का एक पहचान। क्या रूढ़िवाद, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रवाद, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी तो कहते हैं। राष्ट्रवाद यानी सब सारे देश के जितने सारे लोग हैं जो देश के प्रति प्रेम है वही तो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है, समान संस्कृति, समान इतिहास और धार्मिक मान्यताएं, भाषा और लोक परंपरा। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब एक निश्चित एरिया में रहने वाले लोग बिल्कुल समान संस्कृति के भी रहते हैं, समान इतिहास और धार्मिक मान्यताएं भी समान होगा और भाषा और लोक परंपरा। जब समान क्षेत्र में रहेगा भाई सब, तो समान भाषा वाला ही रहेंगे ना, समान पूजा करने वाला ही लोग रहेगा समान क्षेत्र में। तो दोस्तों सभी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। फ्रांस में दोस्तों नेपोलियन संहिता, नेपोलियन पता है कौन था, बहुत बड़ा सम्राट था फ्रांस का। ठीक है, एक महान सम्राट था। उन्हीं ने तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति करवाई थी। और क्या हुआ था वहाँ पर, बुर्बो वंश के जो लुई 16 था उसको गद्दी से उतार दिया था और खुद का आधिपत्य स्थापित किया था। तो नेपोलियन संहिता दोस्तों किस वर्ष में लागू कराया था नेपोलियन ने, 1804 ईस्वी में, याद रखना। 1804 में लागू नेपोलियन संहिता में क्या प्रावधान था, तो दोस्तों उनमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कानून के समक्ष बराबरी था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। ठीक है, सारे चीज उस नेपोलियन संहिता में थे कि जन्म पर आधार पर जो विशेष अधिकार मिलता है, चलो ये इसका ये जन्म यहाँ पे हुआ तो उसको ये विशेष अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ खास प्रकार का वर्ग था जिसको जन्म से ही अच्छी सुविधाएं मिलती थी, तो वो जो था वो उसको समाप्त कर दिया, सभी को बराबर कर दिया। ठीक है, मतलब कहीं भी आपका किसी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी में जन्म हो, आपको समान अधिकार मिलेगा। तो ये सारा चीज उसमें से हो जाएगा। नेपोलियन संहिता में सारा चीज था। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित, मतलब सभी को समान बराबर मिलेगा। मतलब क्या, नारी को पुरुष के बराबर अधिकार मिले तो नारीवाद कहलाए। तो नारीवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा गठन किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्या, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राष्ट्रीय क्या बोला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो बफर स्टॉक के द्वारा दोस्तों जो खाना जमा रखता है और सार्वजनिक वितरण वाली जो पीडीएस दुकानदार जो सामान देता है खाने का, दोनों ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का आधार के अंतर्गत जाता है। तो 3 नंबर सही हो जाए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के टुकड़े पर एक समय तक खेती करने के बाद दूसरी जमीन को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कर्तन दहन प्रणाली का, कर्तन दहन कृषि कहीं कहीं बोलते हैं और कहीं कहीं झूम कृषि भी बोलते हैं। ऐसा याद ना कि घूम घूम के खेती करेगा तो झूम खेती कहलाएगा। जमीन के एक टुकड़े पर एक साल खेती किया, अगला साल ये अनउपजा होगी। अब एक ही जगह पर जब लगातार खेती करोगे ना तो वो ज्यादा उपजाऊ नहीं रहेंगे, तो क्या वो जमीन को छोड़ देगा कुछ साल, मतलब कुछ दिन तक यहाँ खेती करेगा। ये जमीन में खेती कर लिया अच्छे से, फिर यहाँ करेगा,
फिर इस जमीन में कर लिया, तब तक ये जमीन उपजाऊ हो गया होगा, फिर इस पे कर लेगा। तो इस तरह से बदल बदल के खेती करता था। तो ये होता है घूम घूम के खेती करेगा, झूम खेती कहलाएगा। रेशम उत्पाद के लिए रेशम के कीड़ों को पालन क्या कहा जाता है, तो ये सेरीकल्चर होता है। ठीक है, रेशम से सेरी याद रखेगा, सेरी सेरी। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट जो होता है ना मेरे भाई, उसे सुनहरा रेशा बोलते हैं। भूमि के छोटे टुकड़ों पर पारंपरिक कृषि औजारों से परिवार के श्रम की मदद से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो परिवार की मदद से जो कृषि कहते हैं और जीवन के निर्वाह के लिए जाती है, सिर्फ पेट पालने के लिए जाता है। हाँ भाई हमको चलो बाजार जाना नहीं पड़ेगा, सब्जी मार्केट हटिया जाना नहीं पड़ेगा, मैं अपने घर अपना खाना खुद कर लूंगा, ठीक है, अपना सब्जी खुद उगा लूंगा, तो उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, यानी पारंपरिक जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन दहन खेती को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का झूम। क्या हो जाएगा, झूम। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन धान खेतों क्या होता है, झूम खेती कहा जाता है। यानी 16 का जो होगा 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए गया ब्राजील, रूस, भारत, यूक्रेन। तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये दोस्तों नहीं होगा, सब यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए, याद रखना, आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है ना दोस्तों, चीन है। ठीक है, चीन के बाद दोस्तों भारत का नंबर दूसरे नंबर पे है। ठीक है, भारत दूसरा नंबर पे है, लेकिन सबसे पहले नंबर बात करें तो चीन सबसे पहले होगा, याद रखना। ठीक है, चीन सबसे पहले नंबर पे, भारत उसके बाद दूसरे नंबर पे है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, दोस्तों सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ भारत के कौन सा जगह पर, ठीक है, जब मैं राज्य नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा जगह पर सबसे अधिक वर्षा होती है, कमेंट करके लिखना आप लोग। भारत में कौन सा जगह पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट में लिखना सभी लोग। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण कौन करता है, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण कौन करता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, एफसीआई, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, किसानों से सामान खरीदता है और उसका भंडारण करता है। तो ये कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, चाय उत्पादक दोस्त है क्या, दोस्तों ये भी सेम हो जाएगा, और यहाँ भी दोस्तों थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, ये आप लोग का यहाँ पर भारत का भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर चीन सबसे पहले है चाय उत्पादक में भी। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पे है चाय उत्पादक देश। चावल और चाय दोनों उत्पादक में भारत दूसरे नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे है। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या हम लोग का, अगला सवाल है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी में उसे किस रूप में, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता के साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है, तो इसका सही उत्तर सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या क्या था दोस्तों, क्षैतिज वितरण में क्या क्या था आपको पता है, जैसे हो गया आप लोग का कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, विधायिका, ये सारे क्षैतिज वितरण में आता है। तो न्यायपालिका ही नियंत्रण करेगा ना, ये सारा चीज जो कार्यपालिका जो हो गया ये सब नियंत्रण के अंतर्गत आता है, मतलब ये क्या नियंत्रण करता है, एक तरह से संतुलन, मेरी व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, तो सत्ता के क्षैतिज वितरण इसका सही उत्तर हो जाए। अगला सवाल, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले सब बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है, डच भाषा दोस्तों वहां पर ज्यादा बोली जाती थी बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली, तो फ्रेंच और डच वहाँ की दो प्रमुख भाषाएं थी, फ्रेंच और डच। दोस्तों श्रीलंका जैसा, श्रीलंका तमिल और सिंगली में फूट नहीं था, वहाँ सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त था बेल्जियम में। ठीक है, तो यही सत्ता के में दो देशों का उदाहरण लिए गए, एक आप लोग का मतलब 4 देशों का, एक बेल्जियम और फ्रांस का उदाहरण लिया गया था, और मतलब फ्रेंच और डच का उदाहरण लिया गया था, और सिंगली और तमिल का उदाहरण लिया गया था। ठीक है, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो दोस्तों श्रीलंका स्वतंत्र कब बना था, 1948 में। ठीक है, 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, और 1956 में दोस्तों, ठीक है, सुन लो, 1956 में सिंगली को वहां का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का, श्रीलंका आबादी का सबसे बड़ा समूह तमिल का है, यानी सॉरी तमिल का और सिंगली का है। कितना परसेंट सिंगली रहता है वहां पर सिंगली भाषा, तो 74%, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, बेल्जियम 1950 और 60 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूह के तनाव बढ़ने लगा, तो फ्रेंच और डच भाषा के बीच जब तनाव बढ़ने लगा तो वहां पर फिर सभी को बराबर का अधिकार दे दिया गया, फिर वो तनाव खत्म हो चुका था। बड़ा ही सुंदर से अस्थायित्व वहां निभाया था, मतलब दोनों बड़ा ही अच्छा संतुलन कराया था बेल्जियम और बेल्जियम में। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया, तो सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। श्रीलंका में तमिलों की आबादी, कुल आबादी कितना परसेंट है, तो मात्र दोस्तों 18% है, समझ लो 18% है, इसके सामने कुछ भी नहीं है सिंगली के सामने।
1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? अभी बताया मैंने, सिंगली को। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? याद रखना, बौद्ध धर्म दोस्तों श्रीलंका का राजकीय धर्म है। ठीक है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजकीय धर्म है। अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का। भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष निर्णय लिया या नई आर्थिक नीति बनी? तो ये हुआ 1991 में। ठीक है, 1991 में नई आर्थिक नीति बनी और जो भी बाधाएं थी वो समाप्त कर दिया गया। वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है? वैश्वीकरण दोस्तों अभी तक जो रहा है वो विकसित देशों के पक्ष में अधिक रहा है। ठीक है, मतलब विकसित देशों को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ, याद रखना। विकसित देश से भारत को उससे अधिक उतना लाभ नहीं हुआ। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार दोस्तों एक वैधानिक अधिकार है, ना ऐच्छिक है, ना धार्मिक है, ना परंपरागत। ये आप लोगों का पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार है। कौन? सूचना का अधिकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब किया गया दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1986 में किया गया था, याद रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था भारत सरकार ने? तो 1986। उपभोक्ता को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता अधिनियम मतलब क्या? पहले मनमानी चीजों में दाम लगता था, कोई दाम कुछ भी रहा है तो उस सब चीज को देखने के लिए कि चलो कोई मनमानी दाम तो नहीं ले रहा है, तो तब उपभोक्ता अधिनियम कोपरा पारित किया गया। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिए, शहद खरीदते समय हमें एक मार्क देखना चाहिए। क्या? एक मार्क। दोस्तों एक मार्क ज्यादातर खाने की वस्तु पर देखा था। ठीक है, खाने की वस्तु पर एक मार्क लगा हुआ है नहीं, वो चीज ज्यादातर खाने की वस्तु पर देखा था। और ऐसा ही दोस्तों कोई भी सामान जब खरीदते हो, फ्रिज, टीवी, एसी, फैन, बेड, कुछ भी खरीदो, तो उस वक्त दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि हाँ ऐसा मार्क है या नहीं। लेकिन खाने की वस्तु पर दोस्तों एक मार्क देखा जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,